हेलो एवरीवन, अपन वेक्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का चैप्टर है फिज़िक्स का। थ्योरेटिकली ये चैप्टर मैथमेटिक्स में भी है ना। मेन चैप्टर ये मैथ्स का ही है, पर फिज़िक्स को स्टडी करने के लिए अपने को वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो अपन उतना ही वेक्टर्स अभी पढ़ेंगे यहाँ पर जो फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी जेई वाले स्टूडेंट वेक्टर्स का मेन चैप्टर मैथमेटिक्स में क्लास 12th में पढ़ेंगे, और नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए इतना ही वेक्टर्स है जितना अपन अगले कुछ लेक्चर्स में कवर करेंगे। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं बेसिक। स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं? स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, इनफैक्ट ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। इतना तो बेसिक सब समझ गए होंगे। विच डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर इट्स इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, स्केलर्स का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोई बोले वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी। हाँ भाई, मैंने 10 जूल का वर्क किया। कोई बोले किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ईस्ट में, ये इमटेरियल है, ठीक है। इसलिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है उनको अपन क्या बोलते हैं? स्केलर्स। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज in which डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, साथ में मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कोई बोले कि मैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूँ। किधर जा रहे हो? मैं 2 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ जा रहा हूँ। या कोई बोले मैं 2 मीटर पर सेकेंड से साउथ जा रहा हूँ। दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है ना। कोई बोलता है मैंने 10 जूल का वर्क किया, और दूसरा बोले मैंने भी 10 जूल का वर्क किया तो 10 जूल का वर्क। पर जब कोई बोले कि भाई मैं 2 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ जा रहा हूँ और बोल रहा है मैं 2 मीटर पर सेकेंड से साउथ जा रहा हूँ, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर। इसका एग्जाम्पल क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अपन यूनिट डायमेंशन चैप्टर में आएंगे, अभी मैं नहीं जा रहा डिटेल में। अपने को अभी वेक्टर्स को कैसे हैंडल करते हैं उसमें आगे बढ़ना है, ठीक। ओके, तो दो चीज़ें होती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। वेक्टर्स आर दो फिजिकल क्वांटिटीज इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक। ओके, अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में आ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल होता है, जैसे कि वेलोसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिंबल होता था v, इसके ऊपर एक एरो लगेगा। एक्सेलरेशन, इसका सिंबल होता था a, इसके ऊपर एक एरो लगेगा, ठीक है। फोर्स, तो इसका वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे f। देखो कहीं पे अगर v के ऊपर एरो लिखे, इसका मतलब दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। पूरे फिजिक्स में अपन को इसको कैसे पढ़ना है? दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर, ठीक है भाई। क्लियर है? कोई बोल दे इम्पल्स, इस साल पढ़ोगे आगे, दैट इज इम्पल्स वेक्टर, ठीक है। ओके, मोमेंटम, मोमेंटम भी दो टाइप के होते हैं। 10th तक तुम लोग एक ही जानते थे, पी वेक्टर, है ना। एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर्स को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर, ठीक है। ओके गुड। नेक्स्ट ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कि सिंबल पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात आती है हेड एंड टेल ऑफ वेक्टर्स। हेड एंड टेल ऑफ वेक्टर्स क्या होती है कि भाई किसी ने बोला कि यार ये ब्लॉक पड़ा था 10 kg का, इसमें राम आया और 5 न्यूटन का फोर्स लगाया ईस्ट साइड में, तो अपन बना दिया भाई 5 न्यूटन, ओके, ठीक। एक जन बोला कि यार श्याम आया, उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो इसको भी ऐसे बना दिए ईस्ट में। कोई आया बोला, क्या बोलते नहीं यार चिंटू आया, चिंटू ने ऊपर फोर्स लगाया एक 5 न्यूटन का। तो जब इन फोर्सेस को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो फोर्स लगाया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? ये एक एरो लंबा लंबा, ये इसकी दो चीज़ें होती है, ठीक है। जब तुम अपन एरो को ड्रॉ करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है उसका हेड और एक होता है उसका टेल। व्हाट डज टेल रिप्रेजेंट? टेल रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ से चीज़ में लग रही है कोई चीज़। वेक्टर हेड क्या बताता है? डायरेक्शन। हेड क्या बताएगा? डायरेक्शन, कि किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है क्या। तो हेड एंड टेल ऑफ वेक्टर्स मेरे ख्याल से क्लियर है कि अगर कोई वेक्टर ऐसा बना हुआ है तो दिस इज़ हेड, ये बता रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन।
दिस इज टेल, ये बता रहा है डायरेक्शन। ओके गुड, मेरे ख्याल से हेड एंड टेल क्लियर है। अब अपन चलते हैं ऊपर वाले डायग्राम में। लेंथ क्या इंपॉर्टेंट है, तुमने देखा होगा मैंने 5 न्यूटन से जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसको लेंथ को डबल कर दिया। इसका मतलब वेक्टर की इन्फॉर्मेशन में जब अपन उसका एरो डायग्राम बनाते हैं तो उसकी लेंथ भी मैटर करती है, ठीक है। तो लेंथ को अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना है। तो लेंथ ऑफ वेक्टर शुड बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, ठीक है। भाई अगर ये फोर्स तुमने 20 न्यूटन के लिए ये डायग्राम बनाया है और तुम्हें कोई बोल रहा है कि 50 न्यूटन बनाओ, तो इससे लंबा होना चाहिए उसका डायरेक्शन। क्लियर है कि कोई बोले 12 न्यूटन इतू सा है तो 24 न्यूटन विल बी डबल, 14 न्यूटन इज दिस मच तो 17 न्यूटन विल बी दिस मच। ओके, द लेंथ ऑफ वेक्टर्स, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब देखो वेक्टर एक मैथमेटिक्स की एक पूरी अपनी ब्रांच है स्टडी करने के लिए, ठीक है। अपने को फिजिक्स में उसमें कितना पोर्शन पढ़ना है उसके लिए अब अपन आ रहे हैं कि वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक। वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मल मैथमेटिक्स टाइप नहीं होता, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, अपन को पढ़ना है। तो नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में अपने कोर्स में 3 चीज़ें हैं, एक तो एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसके 2 वे हैं, एक तो ट्राइंगल लॉ पढ़ेंगे अपन और एक है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का एक ही तरीका है, मल्टीप्लिकेशन के 2 हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सब अपन आगे आएंगे एक एक करके। इस लेक्चर में अपन एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बेसिक कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला एडिशन है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सबसे पहली बात वेक्टर एडिशन नॉर्मल एडिशन टाइप क्यों नहीं है, पहले उसको समझ लें, ठीक है। कि नॉर्मली क्या होता, 2 + 4 6 होता, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में 2 + 4 = 6। सोचो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसमें इधर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का। कोई अपने को बोले कि यार इसमें नेट फोर्स बताओ कितना लग रहा है, ठीक है। इसमें नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स एफ नेट। तो अपन बोलेंगे यार 2 न्यूटन इधर लग रहा है, 4 न्यूटन इधर लग रहा है। क्या तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि इसमें नेट फोर्स 6 न्यूटन का लग रहा है? लग रहा है तो किधर लग रहा है? ये ऑब्जेक्ट मूव कहाँ करेगा? अपना जो कंसाइंस कहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा। सोचो यहाँ से एक बंदा इसको इधर पुल कर रहा है, एक इधर पुश कर रहा है, तो ये जाएगा कहाँ? मेरे ख्याल से तुम्हारे अंदर से आ रहा होगा तो कि सही कहीं इस साइड जाएगा, ठीक है। ये कहीं इस साइड जाएगा, दोनों के डायरेक्शन में नहीं जाएगा, कहीं बीच में जाएगा। अगर इसको ट्राई करना है तो तुम खुद ट्राई करो, घर में एक बॉल रखो, इसको एक जन बॉल को इधर पुश करे, एक जन बॉल को इधर पुश करे, देखना बॉल इधर मूव कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर बॉल इधर मूव करेगी, ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, तो कितना फोर्स इसमें लग रहा है? भाई इसने 2 न्यूटन लगाया, इसने 4 न्यूटन लगाया, पर ब्लॉक में लग कितना रहा है? नेट 6 न्यूटन नहीं लग रहा है। तो मतलब यहाँ पर 2 न्यूटन वेक्टर और 4 न्यूटन वेक्टर का सम 6 नहीं है, कुछ और है। सोचो ऐसे, ये ब्लॉक है, इसमें एक जन 2 न्यूटन इधर लगाया, एक जन इधर लगाया 2 न्यूटन। क्या 2 + 2 नेट 4 आ गया? क्या नेट फोर्स यहाँ पे 4 है? नहीं भाई, इस 2 को इसने राइट में पुल किया, इसने लेफ्ट में लगाया, तो इसमें नेट फोर्स तो 0 दिख रहा है, ये कहीं मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो एडिशन है वो नॉर्मल एडिशन टाइप नहीं है कि आपने डायरेक्टली नंबर को ऐड किया और आंसर दे दिया। इसलिए वेक्टर का एडिशन अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो उस एडिशन का जो पहला लॉ है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, जिसको अपन करते हैं। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तुम्हें 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, इसको अरेंज तुम्हें कुछ इस तरीके से करना है कि सच दैट टेल ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ अनदर वेक्टर। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, टेल ऑफ वन, अपन को वेक्टर को ड्रॉ करना है। टेल ऑफ वन वेक्टर, ये है टेल ऑफ वन वेक्टर, कोइंसाइड्स विद हेड ऑफ वेक्टर बी। अगर इनको ऐसे अरेंज करें हैं अपन, तब टेल ऑफ, तब अपन को पहले वाले वेक्टर की, सॉरी
ओके, वेक्टर्स को अपन को हेड और टेल में अरेंज करना है। सपोज ये वेक्टर ए है, ये इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया बी का, ये इसका हेड हो गया। ठीक है, इस पोजीशन में अरेंज करके अगर एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे हेड ऑफ ए इज कनेक्टेड टू टेल ऑफ बी, देन टेल ऑफ ए से दूसरे के हेड को अगर ज्वाइन करता हुआ एक तीसरा वेक्टर अपन क्रिएट करें तो वो इन दोनों का सम होगा। दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए कैसे करें अपन कि भाई अगर कोई बोले कि ये पॉइंट में इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और एक फोर्स ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन। लेंथ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं अपन। एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन। अब कोई बोले कि इसमें नेट फोर्स बताओ कितना लग रहा है, तो अपने को क्या करना है, वेक्टर डायग्राम को ऐसे अरेंज करना है कि एक का हेड दूसरे के टेल में कनेक्टेड है। तो इस केस में अगर यहाँ से यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ करें तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम होगा। सपोज दिस इज वेक्टर पी, दिस इज वेक्टर क्यू, तो दिस वेक्टर इज वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। क्लियर है? तो अच्छा, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, तो √10² इसका वैल्यू भी आ जाएगी √10² प्लस 20²। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या रहता है? इसका स्टेटमेंट तुम्हें स्कूल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे लिखोगे क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन व्हेन टू vectors are arranged in such a manner that head of one vector is connected to tail of another vector, then the sum of two vectors is given by another vector which originates from tail of first vector to the head of second vector। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। अच्छा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इतना इजी रहता है कि हमेशा नहीं, कई बार क्या तुम उसको अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है इसकी। जैसे देखो, अगर मान लो वेक्टर्स ऐसे है, वो वाला तुम्हारा ब्लॉक ऐसा था, इसमें एक फोर्स ऐसा लग रहा है 6 न्यूटन में। फोर्स वही वेक्टर में कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं सिर्फ फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी लगा सकते हैं अपन यहाँ। अगर 6 न्यूटन यहाँ है और 8 न्यूटन यहाँ है, कोई बोले नेट फोर्स क्या है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए अपन बोलेंगे ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए सर ने बताया था दो वेक्टर थे तो ट्रायंगल लगा दो। वो ट्रायंगल यहाँ नहीं लगेगा, वो तब लगेगा जब एक का हेड दूसरे के टेल में कनेक्टेड हो। एक का हेड दूसरे के टेल में मतलब ये 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के अभी दोनों के क्या कनेक्टेड हैं, टेल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ नहीं लगेगा इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और चेंज कैसे करते हैं अपन? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से। वेक्टर्स को अपन पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें उसका सेंस ख़राब नहीं होता। जैसे कि इसी चीज़ को मैं ऐसे भी बना सकता था कि यार 6 न्यूटन ऐसा लग रहा है और 8 न्यूटन ऊपर लग रहा है। देखो, इस राइट वाले डायग्राम और लेफ्ट वाले डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। राइट वाला डायग्राम भी यही बता रहा है कि 6 न्यूटन ईस्ट में लग रहा है और 8 न्यूटन नॉर्थ में लग रहा है। लेफ्ट वाला भी वही बता रहा है। डिफरेंस इस चीज़ में आ गया कि राइट वाला डायग्राम अब ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर सकता है, क्योंकि इसका हेड और इसका टेल आपस में क्या है, कनेक्टेड। तो अब ये जो वेक्टर होगा वो इन दोनों का सम होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √ पाइथागोरस से 6² प्लस 8²। ये ट्राइंगल बन गया ना, ये 6 है, ये 8 है, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, √6² प्लस 8²। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स को यूज़ करते हैं अपन ताकि ट्राइंगल लॉ अरेंज कर सकें। ठीक है, हर समय ट्राइंगल लॉ इतनी इजीली अरेंज नहीं होता, तो अपन पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन। कुछ वेक्टर्स निकालते हैं यूजिंग ट्राइंगल लॉ। ठीक है, ओके, पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अपन। सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि ये पॉइंट है, यहाँ से एक फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स या जो भी वेक्टर है इसकी वैल्यू 20 यूनिट्स है। ठीक, एक लग रहा है इस तरफ, वैल्यू 10 यूनिट्स। बताओ इसका रिजल्टेंट कितना है? तो इसका रिजल्टेंट अपन कैसे निकालेंगे? क्या डायरेक्टली यहाँ ट्रायंगल लगा सकते हैं? नहीं।
तो अपने को शिफ्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी, वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। पैरेलली शिफ्ट क्या होता है? पैरेलल शिफ्ट का मतलब देखो, इसका पैरेलल मैं ऐसे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। 20 तो हॉरिजॉन्टल रहने दिए और 10 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, मतलब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, पैरेलल शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो 20 के ऊपर आके ऐसे स्टैंड हो जाएगा। तो ये एक पैरेलल शिफ्टिंग हुई। एक पैरेलल शिफ्टिंग इसी वेक्टर्स को कैसे कर सकते थे, ये जो बेस वाला 20 है इसको थोड़ा पीछे सरका दिए, 10 को वहीं रहने दिए और ये पीछे आ गया। ये दो तरीके से पैरेलल शिफ्टिंग हो सकती थी, दोनों ही पैरेलल शिफ्टिंग। देखो अब ये दोनों ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, पर ओरिजिनल क्वेश्चन ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। ट्रायंगल लॉ को फॉलो मतलब टेल और हेड वाला कनेक्शन। ठीक है, अब ये वाले केस को देखोगे तो इसमें ये वाला जो थर्ड वेक्टर अपन ड्रॉ करेंगे ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। तो ये 20 है, अगर इसकी वैल्यू क्या दी है 10, तो ये होगा √20² + 10²। वैसे ही ये 20 ये 10 पाइथागोरस लगा के यहाँ भी सेम आंसर तो सेम ही आएगा, पर ड्रॉ करने का तरीका तुम्हें आना चाहिए, पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। अच्छा, कई बार न्यूमेरिकल्स तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करेंगे और डिटेल में, एक बार दोनों लॉ कर लें। तो कई बार क्या होगा, दो से ज़्यादा वेक्टर्स दे देंगे, तो कैसे करेंगे? तो अपन ऐसे कर लेंगे भाई, मान लो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ऐसा ही दिया हुआ है, ये वैल्यू है 12, इधर अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है 6 यूनिट्स हैं। ठीक है, ये वैल्यू है 20 और नीचे एक फोर्स लग रहा है 28। तो ऐसे केसेस में क्या करना है अपने को, पहले दो दो वेक्टर्स को सॉल्व करोगे और फिर डायग्राम को पहले छोटा करोगे। जैसे इस केस में देखो, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के दो फोर्स हैं 12 और 6, एक राइट में लग रहा है एक लेफ्ट में लग रहा है, तो नेट देखोगे तो राइट में ही बड़ा फोर्स लग रहा है 12 - 6 का। ठीक है ना, एक जन राइट में पुश कर रहा है 12 से, एक जन लेफ्ट में पुश कर रहा है 6 से, तो नेट तो राइट में लग रहा है 12 - 6 से। वैसे ही वर्टिकल में क्या है, एक ऊपर है 20 और एक नीचे है 28, तो क्या नेट नीचे लगेगा कितने से, 28 - 20 से। ये ऑब्वियस है क्या? तो फिर यहाँ क्या बचा, ये 6 और ये क्या बचा 8। ठीक है, तो ये 6 और 8 को कैसे सॉल्व करेंगे? 6 और 8 को सॉल्व करने के लिए क्या इसमें ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, डायरेक्टली दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं, तो इसमें शिफ्टिंग मारेंगे। तो 6 को अगर वैसे ही रहने दिए और 8 को शिफ्ट करके ऐसे ले आए, यहाँ से यहाँ 8 को शिफ्ट कर दिए पैरेलल, अब ट्रायंगल लॉ लग जाएगा। ये वैल्यू विल बी √6² + 8²। देखो वैल्यू तो डायरेक्टली कोई भी बता देता है सर, √a² + a² होगा, बट डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, तो डायग्राम पैरेलल शिफ्ट से ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके। इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स बना के अपन कर सकते हैं, मैं होमवर्क दूंगा उसमें करेंगे अपन, पर अभी अपन थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट थ्योरी आती है लिमिटेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ की लिमिटेशन क्या है? देखो गलत तो नहीं है, पर लिमिटेशंस है कि हर बार ट्रायंगल लॉ में देख रहे होगे तो अपन दो दो वेक्टर जो भी मैं लिया उन दोनों के बीच में एंगल मैंने 90 डिग्री ही रखा था, ताकि उन दोनों का जो तीसरा वेक्टर निकले ट्रायंगल, उसकी जो लेंथ निकलेगी वो तुम पाइथागोरस से निकाल लो। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। सपोज दो वेक्टर्स ऐसे अरेंज किए हुए हैं, ये 20 और एक ऐसा है 8, और दोनों के बीच में एंगल दे दिया 120 डिग्री, 90 नहीं है, तो तुम बोलोगे क्या हो गया, हमको तो ट्रायंगल लगाना है, ट्रायंगल लगा दी, ये लगा दी ट्रायंगल। और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, √20² + 8²? नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल पाइथागोरस को तो फॉलो करेगा नहीं, तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। इसके कारण अपन ट्रायंगल लॉ को लिमिटेट कर देते हैं सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल्स तक जहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। पर क्या ट्रायंगल लॉ यहाँ वैलिड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रायंगल लॉ वैलिड है। अगर पर इसकी लेंथ तुम कहीं से भी लेके आ जाओ तो लेंथ आंसर ही होगा, पर लाओगे कैसे लेंथ? ठीक है, इसीलिए उस लेंथ को लाने के लिए अपन एक नया लॉ पढ़ेंगे अब, जिसको अपन बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरे ख्याल से लिमिटेशन क्लियर है कि सबको? ठीक है, ओके। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जनरली उन केसेस में, इनफैक्ट ये सभी केसेस में काम आ जाएगा जो दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ भी एंगल हो। ठीक है, सपोज
ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये एक वेक्टर बी, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। ठीक, अपन को इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट मतलब दोनों वेक्टर का सम। ठीक है, आगे से मैं रिजल्टेंट वर्ड यूज़ करूँगा। रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी नेट सम। ठीक है, ओके, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब अपन को इसका रिजल्टेंट निकालना है, पर अपने पास है तो ट्राइंगल लॉ ही बेस है, तो पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए अपन ट्राइंगल को ही यूज़ करेंगे। बट कैसे? देखो, इस वेक्टर बी को क्या मैं यहाँ से पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ? इसको पैरेलल शिफ्ट करके मैं यहाँ ले आया, ठीक है भाई, मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया वेक्टर बी को। अब वेक्टर बी वहाँ नहीं है, ठीक है, वेक्टर बी को अपन ने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब जब शिफ्ट कर दिया इसको, तो अब ट्राइंगल लॉ इसमें लगा सकते हैं। अब ट्राइंगल लॉ इसमें कैसे लगाएंगे अपन? देखो, ये इसका हेड और ये इसका टेल दोनों कनेक्टेड है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो नेट होगा रिजल्टेंट वो ये होगा। दिस विल गिव अस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मतलब सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है भाई, ओके। तो क्वेश्चन में क्या क्या समझ में आया? अपन को गिवन क्या था? दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम। क्लियर है क्या? और अपने को निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की लेंथ। ठीक, तो अपन क्या करते हैं अब आगे? अपने को ये लेंथ निकालना है। सबको एक बार नंबरिंग ये कर देते हैं अपन। दिस इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर। अपन को पी आर लेंथ निकालना है। अपने को क्या निकालना है? लेंथ ऑफ पी आर, वही अपना रिजल्टेंट की वैल्यू है। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? अपन यहाँ आर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं और इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं एस। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन ने उस वेक्टर को पैरेलल मूव किया है। ठीक है, तो वो पैरेलल मतलब वो एंगल इंक्लिनेशन सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो, इन ट्राइंगल आर क्यू एस, क्लियर है कि ट्राइंगल आर क्यू एस में देखो कॉस थीटा लगाओ। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज क्या? क्यू एस। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है ट्राइंगल, दिख रहा है तुम्हें? ट्राइंगल क्यू आर एस में हाइपोटेनस है क्यू आर, विच इम्प्लाइज क्यू एस को अपन लिख सकते हैं क्यू आर कॉस थीटा। क्लियर है क्या? ओके, गुड। क्यू एस को लिख सकते हैं क्यू आर कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही उसी ट्राइंगल में, इन द सेम ट्राइंगल, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आर एस अपॉन हाइपोटेनस क्या था? क्यू आर। तो यहाँ से आर एस की वैल्यू क्या आ रही है? क्यू आर कॉस थीटा, सॉरी क्यू आर साइन थीटा। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं? बड़ा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल पी आर एस। ट्राइंगल पी आर एस को मैं एक बार रीड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ट्राइंगल पी, ये पॉइंट है, ये वो रिजल्टेंट है नेट वाला, और ये अपना शिफ्टेड लाइन है। वैल्यूज़ क्या क्या है? दिस इज एस और ये आर है। ये जो देगा अपने को रिजल्टेंट देगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। की लेंथ, टोटल लेंथ पी एस विल बी पी क्यू प्लस क्यू एस। देखो, दिस इज पी क्यू प्लस क्यू एस, और आर एस तो आर एस है ही। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू एस की वैल्यू देखो, क्यू एस जो है इक्वेशन 1 से देखो, क्यू एस इज क्यू आर कॉस थीटा। दिख रहा है? क्यू एस इज क्या? क्यू आर कॉस थीटा। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्यू प्लस क्यू आर कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं।
और आर एस की वैल्यू क्या है, आर एस इज क्यू आर साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखो, देखो पी क्यू जो है, मेन ट्राइंगल में जाओ, पी क्यू क्या था, पी क्यू ये वाली लेंथ थी, मतलब वेक्टर ए की लेंथ, ठीक है ना, पी क्यू वेक्टर ए की लेंथ है, क्यू आर जो है वो वेक्टर बी की लेंथ है, तो उनको अपन वेक्टर ए और वेक्टर बी से चेंज कर देते हैं। पी क्यू जो है दैट इज़ वेक्टर ए की लेंथ, पी आर जो, हाँ क्या था दूसरा वेक्टर बी की लेंथ क्या है, क्यू आर, क्यू आर जो है दैट इज़ लेंथ ऑफ वेक्टर बी। तो पी क्यू को मैं ए से चेंज कर रहा हूँ और क्यू आर को बी से, तो ये ट्राइंगल ऐसा बन गया, देखो दिस इज ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज बी साइन थीटा एंड दिस इज रिजल्टेंट ए प्लस बी। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अब आर निकालने के लिए अपन पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो लगाते हैं अपन। तो आर विल बी अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर, इन दो चीज़ों को सोचो तो इसमें से बी स्क्वायर कॉमन है और ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो 1 हो जाएगा, तो ख़त्म हो गया वो, तो प्लस 2ab कॉस थीटा। ये नेट फाइनल फार्मूला है, रिजल्टेंट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उनके सम की वैल्यू आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये डेरिवेशन क्लास 11th में भी तुम्हें आता है, ठीक है। इस डेरिवेशन के साथ एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन साथ में और रहता है, उसको कभी भूलना मत, नॉर्मली लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो क्या डेरिवेशन है उसको देखें अपन, कि भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो आ गया, पर इस डेरिवेशन में एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, वो है रिजल्टेंट वाला जो लाइन है इसका एंगल ए वेक्टर के साथ, उसको अपन बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है। रिजल्टेंट का एंगल विथ वेक्टर ए, उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। उसको निकालने के लिए अपन ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल पी आर एस, मैं नीचे फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ, ओ ये अपने पास पड़ा हुआ है ट्राइंगल पी आर एस, यहाँ से काम हो जाएगा पी आर एस, देखो ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। तो अल्फ़ा को निकालने के लिए इस ट्राइंगल में अपन टेन थीटा लगाएंगे, टेन अल्फ़ा लगाएंगे, तो टेन अल्फ़ा विल बी टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन अल्फ़ा क्या होगा, देखो टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी साइन थीटा अपॉन बेस इज ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है टेन अल्फ़ा का, वेयर अल्फ़ा इज व्हाट, अल्फ़ा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ ये इंपॉर्टेंट है, विथ कितना, विथ वेक्टर ए, ये वाले छोटे वेक्टर के साथ, क्लियर है। अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए। तो ये था अपना पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ, उसके एंगल का प्रूफ, रिजल्टेंट के एंगल का प्रूफ, ठीक है। ट्राइंगल लॉ भी अपन कर लिया आज, दोनों लॉ को तुम लोग अपना पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद एससी वर्मा में अपन आएंगे। ओके, थैंक यू।